दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। दो हाय हाय ऋषि ऋषि। भाई। हाय ऋषि। हाय ऋषि। हाय। तो 2005 में मैं इन कमरों में आया था और 2005 में 12 अगस्त के दिन मैं इन कमरों में आया था। और एक दिन के हिसाब से फिर मेरे में मतलब फिर मेरे में साहस नहीं हुआ कि मैं इन कमरों में ना आने का प्रयास करूं। मतलब मेरे ये साहस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर फिर ना आऊं। और जब मैं लगभग 4 साल का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि इसका मेरे अल्कोहलिज्म से थोड़ा सा जुड़ाव है। और जब मैं 4 साल का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मेरे जीवन में एक वॉइड आया, एक खालीपन आ गया कि भाई कोई नहीं है मेरे साथ, कुछ एबनॉर्मल है मेरे साथ। मेरे साथ कोई ऐसी चीज है जो दूसरे बच्चों के साथ नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी लिमिटेशन है जो दूसरे बच्चों के साथ नहीं है। तो मैं बड़ा हो रहा था और बड़े होते होते काफी चीजें होती थी। किसी के लिए नए जूते आ जाते थे, मेरे लिए नहीं होते थे। मेरी गली में लड़ाई होती थी, मेरे पीछे को खड़ा खड़ा होने वाला नहीं होता था। तो एक तरह का एक कमी सी मुझे प्रतीत होने लगी। मैं स्कूल में आया, स्कूल से भी ठीक ठाक हो गया सब कुछ, कॉलेज वगैरह में भी ठीक ठाक हो गया सब कुछ, लेकिन मेरे में ना वो कमी बढ़ती रही लगातार। मुझे इस चीज की कमी महसूस होती रही कि हाँ, मेरे साथ कोई ऐसी चीज है जो नहीं है। मेरे पास कोई एक तरह का खालीपन है। तो एक बार जब मैंने 19 साल की उम्र में पहली बार शराब को टच किया तो वो खालीपन लगभग भर गया, थोड़े समय के लिए, लेकिन खालीपन पहली बार मुझे भरा हुआ महसूस हुआ। जब मैंने अल्कोहल को टच किया मुझे पहली बार लगा कि जीवन पूर्ण है, कि जीवन कंप्लीट है, कि जीवन में जॉय है। मेरे शरीर का रोआ रोआ, उंगली, हाथ, सब कुछ, मेरे शरीर का रोआ रोआ आनंद से पुलकित हो गया, बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण हो गया और जिंदगी बढ़िया लगने लगी। लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। जब वो जो आनंद मुझे मिल रहा था वही थोड़े समय बाद मेरी पीड़ा का कारण कारण बन गया। मैं पी के भी ऐसा होने लगा कि नींद नहीं आती थी। ना पीऊं तो बेचैनी, पी लूं तो बेचैनी। और मैंने शराब इसलिए बिल्कुल नहीं पी थी कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है या मैं शराबी बनना चाहता था या मैं बड़ा इम्प्रेस था शराबियों से। बिल्कुल भी नहीं था। मैंने लोगों को टूटते देखा था, मैंने लोगों को बिखरते हुए देखा था, मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा था। मैं बिल्कुल शराबी तो नहीं बनना चाहता था। पर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अगर बॉडी में दर्द हो रहा हो और पेन किलर कड़वा भी हो तो भी पेन किलर को लिया जाता है। तो मेरे लिए जो शराब थी वो पेन किलर थी। जैसे मैंने शराब को लिया मेरे दिमाग में चलता हुआ पेन बंद हो जाता था और उसके बाद वो पेन थोड़े समय के लिए तो बंद होता था, लेकिन सुबह को फिर दोबारा जीवन का जो दर्द था वो चालू हो जाता। एग्जिस्टेंशियल पेन कहते हैं जिसे, कहते हैं कि भाई अगर जीवन है तो इस तरह का दुख होगा। वो मुझसे झिलता नहीं था। और जब मैं इन कमरों में आया तो जो चीज मुझे शराब दे रही थी टेम्परेरीली, जो चीज मुझे शराब दे रही थी थोड़े से समय के लिए, वो चीज ये कमरे देने लगे। रिलीज फ्रॉम फियर, रिलीज फ्रॉम पेन, दर्द से मुक्ति, दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति, ये मुझे कमरे देने लगे। तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया ए में सोबर रह के, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरे साथ तो पीड़ा जो थी, उस पीड़ा का जो रिलीफ था वो मिलता है ये में। और उस पीड़ा के रिलीफ क्योंकि मुझे मिलता है, मैं एक दिन के हिसाब से, आज थोड़े दिनों बाद शायद 15 साल हो जाएंगे, लेकिन लगभग ये एक ऐसी ही बात है कि किसी आदमी के घुटने में दर्द होता है और वो कोई दवाई लेता है तो उसे दवाई लेने से घुटने का दर्द सही हो जाता है, तो दवाई को अक्सर लेता है। तो मैं भी एक दिन के हिसाब से रोज इसको लेता हूँ। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि इन प्रोग्राम में आते 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 जब मैं इसको लेने लगता हूँ तो मुझे कुछ कुछ स्टेप करने का मौका मिलता है, कुछ कुछ मुझे अपने आप को जानने का मौका मिलता है। और फिर ये पता चलता है कि जो तेरी पीड़ा है ना, ये मानसिक है, ये
काल्पनिक है, ये झूठ है। तो जिस पीड़ा को तू दूर करने की कोशिश करना है वो पीड़ा है ही नहीं। तू तो फालतू में इतने सालों तक कोशिश कर गया। श्री कृष्ण जो थे, एक बार अर्जुन को लेके लड़ाई के मैदान में पहुंच गए। अर्जुन ने सामने देखा कि भीष्म पितामह हैं और बाकी के योद्धा हैं। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, कहते केशव, मेरे जो सामने खड़े हैं वो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, मामा हैं, पितामह हैं। ऐसे लोगों पे मैं कैसे हथियार चलाऊं, मैं कैसे इन्हें मारूं? और इनको मारने से अच्छा तो मैं भीख मांग लूं, कहीं भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लूं। अगर मैं इनसे जीत भी गया तो ऐसा राज्य किस काम का, ऐसी जीत किस काम की जिसमें ये लोग ना हो। इससे अच्छा तो मैं भिक्षु बन के आज जीवन में यापन कर लूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपना केवल कर्म कर। जिनको तू मारने की सोच रहा है उनको मैं पहले ही मार चुका हूं। जिस चीज को तू जिन लोगों को तू मारने की सोच रहा है उनको मैं पहले ही मार चुका हूं। तू तो बस अपनी एक्टिंग कर। तो इस कमरे में आते आते ना मुझे ये पता चला कि जिन चीजों से मैं लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, जिन चीजों से पार पाने की कोशिश कर रहा हूं, जिन दीवारों को कूदने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें तो भगवान पहले ही खत्म कर चुका है, पहले ही मुझे पार लगा चुका है। मुझे तो बस अपनी एक्टिंग करनी है। मेरे सामने आज दीवार नहीं है, दीवार की केवल स्मृति है। दीवार जो है वो भगवान पहले ही खत्म कर चुका है, मुझे पहले ही खुदा चुका है। मुझे तो केवल इसका एक्शन करना है। जिस खाई को मैं कूदने की कोशिश कर रहा हूं वो खाई पहले ही कूदी जा चुकी है। मुझे तो बस रियलाइज करना है। मुझे तो एक्टिंग करके एक छलांग लगानी है बस। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे लगता है ना कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं रुका हुआ हूं, मैं कैसे करूंगा, सामने दीवार है। अब ये मेरी स्मृति में है, केवल ये मेरी मेमोरी में है, केवल ये मेरी कल्पना में है, रियल में नहीं है। तो जब हाथी होता है ना, हाथी का बच्चा छोटा होता है, हाथी के बच्चे के पैर में लोहे की बेड़ियां डाल दी जाती हैं और एक लकड़ी का कोई पेड़ हो या कोई स्टंप हो उसमें वो बांध दिया जाता है। जो छोटा सा होता है, हाथी बच्चा होता है, हाथी बहुत चेष्टा करता है उससे निकलने की। छोटा सा बच्चा बहुत चेष्टा करता है, शरीर में बल नहीं होता, उतना बल नहीं होता कि उसको उखाड़ फेंके, पर कोशिश बहुत करता है। कोशिश करता है, खूब कोशिश करता है, खूब कोशिश करता है, पर छूट नहीं पाता। पर जब वो लगातार फेल होता है तो उसकी स्मृति में एक बात आ जाती है, उसकी मेमोरी में एक बात आ जाती है कि तू इस बेड़ी को तोड़ नहीं सकता, तू इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। ये बचपन में आ जाती है। उसके बाद बड़ा होता है, होते होते बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, इतना शक्तिशाली होता है कि पेड़ को भी उखाड़ के फेंक दे, सामने के मकान को गिरा दे। हाथी को तो अब भी कंट्रोल करना है, महावत को। तो क्या करते हैं जो हाथी को कंट्रोल करते हैं लोग, हाथी के पैरों में प्लास्टिक की चेन डाल देते हैं। और खिलौने मात्र की चेन होती है जो एक छोटे 5 साल के इंसान के बच्चे को भी रोक ना पाए, ऐसी चेन होती है मुश्किल से 100 ग्राम की, हाथी के पैर में डाल देते हैं। पर दिखती है वो, हाथी आजाद होना चाहता है, देखता है पैर की तरफ, देखता है कि चेन है। अब हाथी को कोई पता है कि ये चेन काल्पनिक चेन है, प्लास्टिक की चेन है, और आज तो शक्तिशाली है। उसके सामने तो ये बस एक बॉन्डेज है कि जिसे वो तोड़ नहीं सकता। इसकी स्मृति में पहले ही है कि तू इसे तोड़ नहीं सकता। और हाथी कभी भागने की चेष्टा नहीं करता। वो जो बॉन्डेज होती है, तो वो तो हाथी के साथ हो गया। मेरे जीवन में, एक इंसान के जीवन में, एक हम जैसे भाई के जीवन में, ये जो स्मृति है ना हमारी, कि ऐसा हम पहले नहीं कर पाए, ऐसा पहले नहीं हो पाया, और फलाने के साथ नहीं हो पाया, उसके साथ नहीं हो पाया, मेरे साथ भी नहीं हो पाएगा। कहते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, कैंसर उन्हें कभी ना पता चले तो बहुत अच्छा,
पर जब पता चल जाता है ना कि कैंसर है और इसका इलाज नहीं हो सकता, तो वही बेड़ी पड़ जाती है जो जीने नहीं देती है। और जैसे ही पता चलता है कि कैंसर है, थोड़े ही महीनों में उनका शरीर क्षीण हो जाता है, उसमें जिंदा रहने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, और समय समय क्षीण हो जाता है, 3-6 महीने मर जाते हैं। एक बार बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो किसी बीमारी से पीड़ित था, अपने डॉक्टर के पास पहुंचा, और डॉक्टर के पास पहुंच के उसने अपना डायग्नोसिस कराया, अपना चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने उसे चेकअप करके डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ब्रेन ट्यूमर के रोग से पीड़ित हैं, और बहुत जाना माना डॉक्टर था। आप ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, आप ऐसा कीजिए, अपना जो प्रॉपर्टी का हिसाब किताब है वो 3 महीने के अंदर पूरा पूरा कर दीजिए, ठीक ठाक कर दीजिए। अब ये डॉक्टर का तरीका होता है किसी को बताने का कि आप मर जाएंगे 3 महीने में। तो ये आदमी वापस गया, और इसने अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब बराबर कर दिया, और ये मरने का वेट करने लगा, पढ़ने लगा कि कैसे मरते हैं ब्रेन ट्यूमर के मरीज। तो ये मर गया। अब जब ये मर गया तो जो इसका स्कल होता है, जो जो कपाल खोपड़ी होती है, जो हेड होता है, उसका ऑपरेशन किया गया, उसे काटा गया, और उसमें जो देखा गया उसने सबको अचंभित कर दिया, उसके कोई ट्यूमर नहीं था। वो आदमी खामोखा मर गया, और ठीक वैसे ही मरा जैसे ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट मरता है, लेकिन ट्यूमर नहीं था। तो जब उसे डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को ब्रेन ट्यूमर है, उसने एक इनर, एक ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, एक जंजीर डाल दी उसके महीने में, जिस जंजीर ने उसे जीने नहीं दिया, उसे जीने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा। आदमी मर गया, दिमाग पे लिमिटेशन लग गई, आहुति चली गई आदमी की। अब डॉक्टर ने क्या करा, इस डॉक्टर ने इसने कहा कि भाई ये तो मुझसे गलती हो गई, किसी की जान चली गई, पर मेरे कहने से अगर जान जा सकती है तो मेरे कहने से जान बच भी सकती है। अब वो डॉक्टर क्या करने लगा, जैसे कोई पेशेंट आता था उससे कहता था देखिए आपका कोई ट्यूमर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, एक आम बीमारी है, और उसे छोटी मोटी जो जो प्लेसिबो मेडिसिन होती है ना, मतलब एक तो शक्कर की गोलियां और प्लेसिबो मेडिसिन दे देता था, और बंदे ठीक होने लगे एक के बाद एक 22। कुछ सालों बाद ये खबर छप गई कि वो आदमी जो कर रहा है वो सब झूठ है। तो जो पेशेंट उसने ठीक करे थे, उन लोगों ने खबर पड़ी और मर गए 6 महीने के अंदर। तो मेरे दिमाग में जो स्मृति होती है ना, ये मेरी असली लिमिट से भी ज्यादा बड़ा काम करती है, असली लिमिट से भी कहीं ज्यादा काम करती है। तो 1954 से पहले ये माना जाता था कि कोई भी आदमी अगर 4 मील, मतलब मान के चलो आप 6 किलोमीटर, 1.5 मील का 1 किलोमीटर, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, तो कोई आदमी अगर 4 मील, सॉरी, कोई आदमी यदि 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ने की कोशिश करेगा, 1 मील की दूरी अगर 4 मिनट में दौड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे, वो आदमी वहीं मर जाएगा, ट्रैक पे ही मर जाएगा, रेसिंग ट्रैक पे। ऐसा मानते थे 1 मील की दूरी अगर कोई 4 मिनट से पहले दौड़ने की कोशिश करेगा, तो वो आदमी ट्रैक पे ही मर जाएगा, फेफड़े फट जाएंगे। इस तरह करके एक बॉन्डेज ऑफ सेल्फ लगा रखी थी, एक बॉन्डेज लगा रखी थी। और ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे यार? स्टार्ट तो मतलब इट स्टार्टेड इन, यू नो, वो तो बीसी वगैरह में चालू हुए थे, पर रिसेंट ओलंपिक जो है, जो ग्रीक से अभी स्टार्ट हुआ था, 200-250 साल हो चुके थे उन्हें। लेकिन 250 सालों में किसी एथलीट ने वो कोशिश नहीं करी थी कि भैया 1 मील की दूरी 4 मिनट से पहले पूरी करे। किसी ने साहस नहीं किया था, एक इनर रेजिस्टेंस थी। तो ये जो आदमी था, एक धावक जो था, जो दौड़ने वाला था, इसका नाम था रॉजर बेनिस्टर। तो इसने क्या करा, इसने दिमाग में देखा, अपने अपने दिमाग में इमेजिन किया, अपने दिमाग के अंदर मूवी चलती रहती है ना, थिएटर होता है सबके, चलती रहती है, वहां इसने इमेजिन किया कि वो उस दूरी को पार कर गया और जिंदा है। उसने उस दिमाग में इमेजिन किया कि वो दूरी पार हो गई, वो जिंदा है और स्वस्थ है। उसके बाद उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा, 3 मिनट 56 सेकंड में उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1954 की बात है ये। कहानी ये नहीं है कि उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहानी तो उसके बाद स्टार्ट हुई। जैसे ही उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा,
लोगों के दिमाग से भी लिमिट हट गई भाई। लोग तो यही सोचते थे ना, अगर तू, लोगों को वो रिकॉर्ड तोड़ने में प्रॉब्लम कोई थी? लोगों को तो ये पता था स्पीड पे पहुंचेंगे तो फेफड़े फटेंगे और मर जाएंगे। मरना कौन चाहता है? जब लोगों को पता चला कि स्पीड पे पहुंच के भी नहीं मरा जा रहा, कोई खतरा नहीं है, तब 25 लोगों ने उसी साल वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 4-5 महीने में ही। और आज जो ये कॉलेज वॉलेज के जो रेसर होते हैं ना, उनके लिए भी रिकॉर्ड नहीं है ये। मतलब आप और मैं भी थोड़े दिन प्रैक्टिस करके इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है अब। क्योंकि वो दिमाग में जो लिमिट थी ना, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, मैं वहां गया, मेरी लिमिट नहीं है, मैं अगर वहां गया तो मर जाऊंगा, वो टूट गया है। तो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जो लगी हुई थी ना, तो एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई लेडी थी तो उसने ना एवरेस्ट पे चढ़ गई, वो एवरेस्ट फतेह कर ली। तो जब वो नीचे आई तो रिपोर्टर्स खड़े हुए थे चारों तरफ, और रिपोर्टर्स जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे क्वेश्चन पूछने लगे। तो रिपोर्टर्स ने अपनी भाषा के अंदर कहा, मैडम आपने एवरेस्ट पे कैसे विजय पाई, आपने एवरेस्ट को कैसे फतेह किया? अब वो लेडी थोड़ी स्पिरिचुअल थी, और मुझे पता नहीं वो लेडी वाकई स्पिरिचुअल थी या नहीं, लेकिन जो उसने जवाब दिया वो स्पिरिचुअल टाइप का जवाब था, मैं इसलिए बोल रहा हूं। उसने कहा कि एवरेस्ट इतना विशाल है, इतना महान है, एवरेस्ट पे कौन विजय पा सकता है? एवरेस्ट को कोई नहीं जीत सकता। मैंने तो केवल अपनी लिमिटेशन पे विजय पाई है। मैंने तो केवल जो सीमा थी ना मेरे मन में कि तू ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तो केवल उस पे विजय पाई है। मैंने एवरेस्ट पे विजय नहीं पाई। तो इंसान कभी किसी चीज पे विजय नहीं पाता। इंसान तो अपनी जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ होती है ना, केवल इस पे विजय पाता है, और किसी और चीज पे विजय पाने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक बार कहानी पढ़ रहा था, एक बार छोटी सी, कि एक 65 वर्षीय महिला, ग्रैंड माँ, उसका जो बच्चा था वो कार के नीचे फंस गया। छोटा सा कोई बच्चा था, उसका बच्चा नहीं था, मतलब उसका पोता था, कोई कार के नीचे फंस गया, और हैवी कार थी। अब वो जो दादी माँ थी, उन्होंने उठाया कार को पीछे से और एक साइड पलट दिया और बच्चे को निकाल लिया। अब इस इंसिडेंस को बहुत सारे लोग देख रहे थे। अब लोगों में हाहाकार मच गया, एक 65 साल की महिला ने कार को पीछे से उठा के साइड फेंक दिया बच्चे को बचाने के लिए। थोड़े दिनों बाद एक रिपोर्टर पहुंच गया, कहता मैडम मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। कहती इंटरव्यू ले ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये मत पूछियो कि तुमने कार को कैसे उठाया, कार को कैसे उठा पाई। तो वो कहता है कि मैडम उसी क्वेश्चन के लिए तो मैं आया हूं। कह रही नहीं, बस उस प्रश्न को मत पूछना। तो कहते हैं मैडम केवल ये बता दो कि उस प्रश्न को क्यों ना पूछूं। कहती है जब मैं ये बताती हूं ना कि मैंने कार उठा के फेंक दी, तो मेरा दिमाग ये सोचता है कि पता नहीं क्या क्या ऐसा तेरे जीवन में था जिसको तू सोचती थी कि तू कर नहीं पाएगी, और तूने नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता था मैं कमजोर हूं, कोई चीज उठा नहीं सकती, लेकिन उस दिन जब मैंने कार उठा के एक तरफ फेंकी, तो मैं झूठी साबित हो गई। 65 साल की जिंदगी में पता नहीं कितनी चीजों के लिए मैंने ऐसे सोच रखा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, और मैंने कभी करा नहीं। अगर शायद मैं करती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये जो थॉट है ना कि पता नहीं मैं क्या से क्या कर जाती, ये मुझे दुख देता है। अब तो मुझे इस इंसिडेंस को भूलने में ही मुझे अपनी भलाई लगती है। तो ये जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये अलबत्ता अगर ऐसा रहता है दिमाग में, सोचते रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार एहसास हो जाए ना। मैं 12 साल का था, किसी मित्र के साथ साइकिल चला रहा था, तो सामने से एक ट्रक आया, हाथ मेरा हिल गया, तो मित्र ने कहा कि तू कभी बाइक नहीं चला देगा, तू कभी गाड़ी नहीं चला सकता। मैं 12 साल का था, उसकी बात मान गया। मैं डरा हुआ था, डरे हुए लोग किसी की बात भी मान लेते हैं, और लोगों को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है
कि भैया हम गरीब हैं, हमें अमीरों के सामने बोलना नहीं चाहिए, बेटा हम लोग ऐसे लोग नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितने डिजाइनर ये सोच के मर जाते हैं कि पारंपरिक लोग हैं, कभी डिजाइन। ऋषि भाई हम आपको नहीं सुन पा रहे। आधे घंटे स्कूटर लिया, स्कूटर लेने के बाद आधा घंटे में चलाना सीख गया, केवल आधा घंटा लगा। तो मुझे गाड़ी चलाना सीखने में तो आधा घंटा लगा, लेकिन मुझे अपने स्वयं से एक जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ थी ना, उससे निकलने में पूरे 24 साल लगे। तो जो स्टेप 4 करते हैं ना, अब हम स्टेप 4 आज हम सोचते हैं ना कि हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं हो पाई तो हम ग्रो नहीं करेंगे जिंदगी में। पर लोगों ने करके दिखाया, बिना एजुकेशन के ग्रो करके दिखाया है। हम किस लिमिट में पड़े हुए हैं? बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है। मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी है, अब मुझे खुश रहने, सुखी रहने का अधिकार नहीं है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। अबे किस बॉन्डेज में पड़े हुए हैं? कोशिश करके तो देख, पता नहीं क्या से क्या निकल जाएगा। बहुत से लोग आते हैं, मैं देखता हूँ ये में अपनी बात करते रहते हैं कि भाई मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं उस तरह नहीं हूँ, मुझे अपनी चादर के अंदर पैर समेट के जीने चाहिए। आज वो युग नहीं है चादर के अंदर पैर समेट के जियो, पैर फैलाओ चादर भी फैल जाएगी। अब बॉन्डेज है कहाँ? बॉन्डेज मेरे सेल्फ में है। और ये जो प्रोग्राम है ना, ईश्वर मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे जिससे मैं तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं, ये प्रोग्राम क्या है? ये तो प्रोग्राम ही स्वयं से मुक्ति का प्रोग्राम है। तो वो स्वयं क्या है? वो सारी लिमिटेशन जो मैं सोचता हूं संभव नहीं है मेरे लिए। बहुत से मैं देखता हूं जो रिलैप्सर भी अपनी शेयरिंग करते रहते हैं, वो यही बताते रहते हैं उनके सामने बॉन्डेज क्या है। उनसे पूछो किसी को कॉल किया रिलैप्स करने से पहले? कहते हैं नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था अगर किसी को कॉल करेंगे तो जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है वो टूट जाएगी। जो मेरा दिमाग सोच रहा है ना कि मेरे पास कोई ऐसा कारण है जिसके लिए मैं पी लूं, सामने वाला ये बोल देगा ये तो कोई कारण ही नहीं है, तो आराम से सोबर रह सकता है, लिमिट टूट जाएगी। और मैं तो कहता ही हूँ रिलैप्स तो प्री मेडिटेटेड होते हैं सारे के सारे, वो तो प्लान्ड होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सोचता है कि उसके जीवन पी के बेहतर हो सकता है तो भाई क्या बुराई है? भाई मैं तो किसी को फोर्स करता नहीं कि तुम सोबर हो, बिल्कुल नहीं करता। मेरे को खुद का ब्रदर इन लॉ है, उसे मैंने मीटिंग में मैसेज दिया, मैंने पूछा भी नहीं कि तेरी मीटिंग कैसी हुई, कि पूछने का कोई औचित्य नहीं है। आदमी जब डिसाइड करेगा तो सोबर हो जाएगा, उसके लिए मैं डिसाइड नहीं कर सकता। परंतु ये जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है ना, मैं आज ऐसा क्या कारण है कि अगर मैं आज खुश हो जाऊं, अगर आज मैं पौंडीचेरी के रोड के बीच में जाके बोलूं कि मैं पौंडीचेरी का राजा हूं, हाथ फैला के कहूं ये आसमान भी मेरा, धरती भी मेरी, मैं बहुत खुश हूं, तो कौन सा सरकार मेरे पे टैक्स लगा देगी? कौन सा सरकार टैक्स लगा देगी? पर मैं नहीं मुस्कुराता। तो मेरा एक दोस्त था, वो बैटिंग जब भी करता था और उसको ओपनिंग ना मिले बैटिंग में, तो वो यही कहता था, कहता यार मुझे ओपनिंग नहीं मिलती, मैं चल ही नहीं पाता, वो 2 4 10 बॉलों में आउट हो जाता था। वही बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, मुझे ओपनिंग नहीं मिलेगी, मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरा खुद का ऐसा था, अगर मुझे बीच में कहीं बॉलिंग मिल जाए तो मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाता था। क्यों? बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। तो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब मैं प्रोग्राम में आ गया हूँ, स्टेप 4 मैंने किया है, तो मुझे देखना चाहिए कहाँ कहाँ मेरी जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है, कहाँ कहाँ मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, उन्होंने मेरी प्रोग्रेस को रोका है, वन डे एट अ टाइम को रोका है। अब एजुकेशन जैसी हुई हुई, जैसी भी है हुई है, अगर नहीं भी हुई है तो नहीं हुई है, पर इसके कारण से मेरे जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा, ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है। हजार लोगों ने पहले करके दिखाया है। और जो एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो बंदर होते हैं ना, बंदर बंदर के ग्रुप को लेके अलग अलग जगह, कुछ जापान में, कुछ अमेरिका में, कुछ अलग अलग जगह पे रखा गया। और जापान में जो ग्रुप था बंदरों का, उनको देखा गया कि उनके सामने जो आलू थे जमीन के अंदर, उनको खोद के चलते हुए पानी में धो के
दिखाया गया तो बंदरों ने सीख लिया कि बंदर आलू को खोदो, पानी में धो, तो वो और टेस्टी लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज जापान के बंदरों के साथ की गई, जो बाकी के बंदर थे ना, उनको भी पता चल गया और वो ऑटोमेटिकली सीख गए। तो जो एक बार जब बॉन्डेज एक आदमी से हटती है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से भी हट जाती है। तो ए में जब मैं वन डे एट अ टाइम सोबर होके दिखाता हूं, तो मेरे भाइयों को ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाती है। जो नए मेंबर आते हैं ना, जब वो एग्जाम्पल देखते हैं कि ये आदमी सोबर हो गया है इस तरीके से करके, या इस आदमी ने अपने परिवार की जो जिंदगी थी इस तरीके से अच्छी करके जी ली, या इस आदमी ने इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप बेहतर कर ली, उससे बॉन्डेज ऑफ सेल्फ हट जाती है। तो ये आज एजुकेशन जो भी हुई है मेरी, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने वैसी एजुकेशन या उससे भी बुरी हालात में आके अच्छी जिंदगी बनाई है। तो बात ये हो रही है कि बॉन्डेज ऑफ सेल्फ हटती कैसे है। जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूं ना ऐसा करते हुए, तो मेरी बॉन्डेज ऑफ सेल्फ हट जाती है। जब मैं उन लोगों को देखता हूं ना तो परिवार की जिंदगी बहुत अच्छे से खुशी से जी रहे हैं, मैं भी ऐसा सम कर पाता हूं। मेरी बॉन्डेज जो होती है ना, मुझे लगता है ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है, वो हट जाती है दिक्कत सारी की सारी। तो ए में जब कोई आता है ना तो कहते हैं भाई स्टिक टू द विनर, जाके विनर के साथ बैठिए। और होता क्या है विनर के साथ, ऐसा नहीं है विनर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा या अपनी सोब्राइटी का हिस्सा दे देगा, नहीं ऐसा नहीं है। पर विनर ये बता देगा कि जिन चीजों को तू सीमाएं मान रहा है, जिन चीजों को तू दीवार मान रहा है, दरअसल वो दीवार ही नहीं है, वो तेरी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकती। तो ए में आने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह मेंटेन करी है, जो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। तो आज स्टिक टू द विनर मतलब जाके मुझे स्टिक टू द विनर इसलिए बैठना है कि मुझे अपनी बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से छुटकारा पाई चाहिए। अब उसके कई रास्ते हैं, लेकिन जो एक रास्ता ए में सबसे ज्यादा काम करता है वो स्टिक टू द विनर काम करता है, आसानी से करता है। तो जब मैं दूसरों को देखता हूं ना कि ये सोबर हो गया वन डे एट अ टाइम, वो सोबर हो गया वन डे एट अ टाइम, ये खुश हैप्पी जॉयस एंड फ्री जिंदगी जीने लगा वन डे एट अ टाइम, तो मेरे को लगता है कि मुझे भी उनके तरीके पता चल जाते हैं शेयर कर करके। कहते हैं ना, हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी के साथ इसलिए बैठना चाहिए कि पता नहीं उसकी कौन सी बात दिमाग में कब लग जाए, और बस दिमाग का कोई हुक सीधा होना है मेरा। बाकी तो मेरी जिंदगी में जो भी मैं सक्सेस पाना चाहता हूँ, खुशी पाना चाहता हूँ, सोब्राइटी पाना चाहता हूँ, ज्ञान पाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो जीवन की ये है, सिवाय एक काम के। और एक काम है दरवाजा खोलने के, जो दीवार है ना मेरी, जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है, उसे खोलने के। मुझे ड्राइविंग सीखने के लिए आधा घंटा देने की जरूरत थी 24 साल से। तो मैं जो मेरी बॉन्डेज ऑफ सेल्फ थी ना उससे जूझ रहा था, और जब उससे पार निकल गया, जब स्त्रियों को देखा स्कूटर चलाते हुए, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ हटी, फिर तो आ गया। तो आज एक ही जिंदगी में, एक ही जिंदगी में, क्योंकि एक ही दी हुई जिंदगी है, तो एक ही जिंदगी में, सोबर जिंदगी में, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ ए वन डे एट अ टाइम से तो हट ही जाती है, शराब से तो मुक्ति मिल ही जाती है। बाकी के मेरे जो एरियाज हैं जिंदगी के, उनमें मैं देखता हूं कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ हावी हो रहा है मेरे पे, जो मेरा स्मॉलर सेल्फ है, जो मेरी लिमिटेशन वाला सेल्फ है। कि यार, बहुत से लोग कहते हैं ना भैया कि यार, मुझसे किसी भाई ने एक बार कॉल किया, तो कह रहा था क्या मैं सैमसंग का फोन ले लूं, मेरा मन बहुत कर रहा है। मैंने कहा सैमसंग का क्यों ले रहा है, तू एप्पल का ले और बढ़िया वाला फोन ले। कहता है फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे की बर्बादी हो जाएगी। मैंने कहा कहाँ से पैसे की बर्बादी हो जाएगी। कह रहा है फोन में पैसे जाएंगे तो पैसे का बर्बादी होना हुआ ना, वो गलत यूज हो गया। मैं कहा तुझसे किसने कहा कि फोन लेना गलत यूज होता है, या वो हर आदमी जो फोन ले लेता है भूखा मर जाता है, या फिर वो हर आदमी जो फोन लेता है, फोन नहीं लेता वो अंबानी बन जाता है। ऐसा है क्या कि जो आदमी फोन ना ले वो अंबानी बन जाए, और जो आदमी फोन ले ले वो गरीब हो जाए? भाई ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है। अगर तेरे को लगता है फोन लेना चाहिए तुझे, तेरे पास पैसे हैं तो क्यों ना ले। मैं तो कहता हूं तू एप्पल का ले। कहता है कोई गलती तो नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल गलती नहीं होगी। गाड़ी जिंदगी में जो भी काम
प्रेम के लिए किया जाता है वो हमेशा सही होता है। उसने कर लिया, आज उसे 3 साल हो चुके हैं, मुझे भी थोड़े दिन पहले फोन करके कहता है लॉकडाउन से पहले मैंने गाड़ी खरीद ली, बहुत बढ़िया है। तो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ हटती है, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जब हटती है तो आदमी पता नहीं क्या क्या कर लेता है। तो एक प्रोग्राम में आज मुझे वन डे एट अ टाइम आते 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 ये पता तो चल जाता है कि जो चीज मिल नहीं रही है ना वो इसलिए नहीं मिल रही है कि बाहर से आ नहीं रही है, भगवान हर चीज हर समय दे रहा है। पूरी खुशी दे रहा है, पूरा जॉय दे रहा है, अच्छी रिलेशनशिप दे रहा है। एक आदमी मुझसे फोन करके कहता है कि मेरी बीवी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं रहते क्योंकि वो ऐसे ऐसी इस तरह की लड़की है और उससे मेरा दिमाग सेट नहीं हो, उससे मेरे साथ बन नहीं सकती, इसलिए मेरा जीवन अच्छा नहीं है उसके साथ पारिवारिक। मैंने कहा ये किसी गीता में कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि इस तरह की लड़की होगी तो जीवन उसके साथ अच्छा नहीं होगा? कह रहा नहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नियम बना के डाल दिया है कानून में, भारतीय आईपीसी में, कि इस तरह की लड़की होगी इससे तो फलाने फलाने आदमी का जीवन उसके साथ अच्छा नहीं होगा? कह रहा नहीं। फिर मैंने कहा तुझे क्यों लगता है? कहता मुझे लगता है बस। मैं कहा क्यों लगता है? तो कहता पता नहीं क्यों बस दिमाग में लगता है। मैं कहा जो लगता है ना इसे हटा के नीचे गिरा दे और ये देखने लग कि तेरा इसके साथ जीवन बहुत अच्छा है, एक्नॉलेज करने लग कि तेरा जीवन इसके साथ अच्छा है। क्योंकि प्रेम की शुरुआत जो होती है ना, किसी भी रिश्ते में, केवल पति पत्नी के प्रेम की बात नहीं कर रहा, किसी भी रिश्ते में प्रेम की शुरुआत में कोई आसमान नहीं फटता कि अचानक प्रेम गिर जाए आसमान से। प्रेम की शुरुआत हमेशा होती है एक्नॉलेजमेंट से। जब रास्ते पे किसी लड़की से प्यार होता है ना तो आंख से आंख लड़ती है, एक्नॉलेज करते हैं कि उसने मेरी तरफ देखा, मेरे में इंटरेस्टेड है, उसके बाद स्टार्ट होता है ना सब कुछ। तो परिवार में भी प्रेम की शुरुआत हो सकती है, रोमांस की शुरुआत हो सकती है, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आज चाय बना के लाई तो स्टाइल में आई। नॉलेज एक्नॉलेज करो उसकी जितनी ब्यूटी है, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी को बदसूरत बनाया ही नहीं है, उसके हाथ से कोई बदसूरत बनता ही नहीं है। तो जितनी भी ब्यूटी है कि वो मेरे चाय अच्छी बना के लाई, इस तरीके से आई, मेरा उसने तकिया लगा दिया, मेरा बिस्तर लगा दिया, कुछ तो करा होगा सुबह से शाम तक। और कुछ भी ना करा हो तो इस स्त्री के कारण मैं पति कहलाता हूं। कुछ तो होगा, एहसास दे दिया पति होने का, कुछ तो होगा। और जहां मैंने एक्नॉलेज करा वो कोई छोटी चीज नहीं है, छोटी सी तो बात थी, उसने चाय मेरे लिए बना दी अच्छी। अरे भैया छोटी सी बात नहीं थी, अगर तू इसे मान लेगा तो दरवाजा खुल जाएगा। पानी का जो टैप होता है ना उससे हजारों लीटर पानी आ जाता है। टैप का मुंह तो छोटा सा ही होता है लेकिन पानी उसमें हजारों लीटर आ जाता है। तो ये जो एक्नॉलेज करना होता है किसी चीज को जीवन में, इससे तो शुरुआत हो जाती है। कोई कहता है मेरे पास पैसे की कमी रहती है, पैसे की कमी रहती है। मैं कहता हूँ भैया कुछ तो एक्नॉलेज कर, कभी 5 रुपए तो फालतू मिले होंगे? कहता है हाँ 10 रुपए का डिस्काउंट मिला। मैंने कहा इसी को एक्नॉलेज कर, क्योंकि तेरा काम समंदर का पानी, तालाब का पानी घर में लाना नहीं है एक एक बाल्टी करके। तेरा काम है टैप को खोलना, घर में ही तेरे कनेक्शन है, तू टैप को तो खोल। और जब तू टैप को खोलेगा कि भैया 10 रुपए का फायदा हुआ मुझे, तो आज 2 रुपए सस्ती मुझे अच्छी सब्जी मिल गई, कुछ तो हुआ होगा। ऑफिस से 500 रुपए मिल गए फालतू। जब ऐसा तो करना चालू होगा कि मुझे 5 रुपए का भी फायदा हुआ, तेरा तो टैप खुलेगा और तू गॉड के ग्रेस को रियलाइज करना स्टार्ट करेगा। तो आज मेरे जीवन में ना समस्या इस चीज की नहीं है कि चीज नहीं है मेरे दिमाग में, मेरे घर में, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, खुशी नहीं है, आजादी नहीं है, हेल्थ नहीं है। अरे मैं दांत की वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ। कौन से दांत की वजह से? एक जो राइट वाला दांत है, ये एक्सेप्ट करके लेफ्ट हैंड वाला दांत सही है, करके देख, उससे होगा क्या? नल खुलेगा कि तेरे अंदर हेल्थ है बॉडी में कहीं। एक बार की स्त्री थी, उसका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, केवल एक उंगली चल रही थी। तो उसने ये सोचने के बजाय कि मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, उसने कहा यार मैं इस चीज को एक्नॉलेज करती हूँ, कम से कम उंगली तो चल रही है मेरी। और 3 में वो एक्नॉलेज करने लगी, थैंक गॉड मेरी उंगली तो चल रही है। उसके बाद दूसरी उंगली चलने लगी, उसके बाद तीसरी उंगली चलने लगी, उसके बाद हाथ चलने लगा, पूरा हाथ चलने लगा, उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। क्योंकि जब आप पानी की टंकी के लिए टैप खोलते हो ना, नल का मुंह खोलते हो, तो उसमें से पहले 1 गिलास पानी आता है, एक मग पानी आता है, एक बाल्टी पानी आता है, फिर घर को जितनी जरूरत होती है उतना पानी आ जाता है, फिर भैंसों को नहला दो, कार को धो दो, उतना पानी आ जाता है। भैया उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना फिर। तो जीवन में मुझे, जब मुझे पता चल जाए कि इस चीज की कमी मुझे लगती है, तो वो जितनी भी है उसे एक्नॉलेज करना स्टार्ट करना है।
और धीरे धीरे मुझे फिर वो चीज आने लगेगी, तो मेरे को मेरे स्वयं से मुक्ति मिलने लगेगी कि नहीं, मेरे जीवन में खुशी नहीं थी। मुझे एक मेरा टीएल ने बड़ी अच्छी बात करी, कहता है कि भाई मैं चने की दाल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और मैं किसी और पार्टी में चला गया जो दूसरी भाषा के लोग थे, कर्नाटका के लोग थे, तो चने की दाल को कुछ और कहते थे। मैंने कहा कौन सी दाल है, तो उन्होंने कुछ अजीब सा नाम बनाया। मैंने खा के देखी, बहुत टेस्टी लगी। फिर मैंने कहा दाल का फोटो दिखाओ, कह रहा उसने फोन पे फोटो दिखाया था, वो चने की दाल थी और इतनी टेस्टी लगी, बहुत टेस्टी लगी। फिर मैं चने की दाल खाने लगा। तो मैंने कहा अटका किस चीज में पड़ा था, कहता मैं तो स्वयं अटका पड़ा था कि चने की दाल अच्छी नहीं होती। खा के देखा तो चने की दाल बहुत अच्छी हुई। तो मैं तो ये जो चीजें हैं ना, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, बीवी अच्छी नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, मैं तो इन डेफिनेशन में फंसा पड़ा हूं। कोई मुझे सामने आदमी करके दिखा दे, हो जाएगा। तो स्टिक टू द विनर तो इसलिए जरूरी है ना। परंतु जब मैं अपनी, जब ये जो मेरी ओपिनियन है ना चीजों के बारे में, जब मेरी राय है, मैं कभी आंख बंद के कान बंद करके राय बदल लूं ना अपनी, तो नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई है मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, परंतु ऐसा अवश्य है कि मेरी ओपिनियन अच्छी नहीं है जिंदगी के बारे में। अभी ओपिनियन अच्छी हो जाएगी तो जिंदगी पक्का अच्छी हो जाएगी। जिंदगी को अच्छा होने के लिए कोई प्रॉब्लम कोई है, जिंदगी तो दरवाजे पे खड़ी हुई है। जॉय तो दरवाजे पे खड़ा है, प्रेम तो दरवाजे पे खड़ा है, अमीरी तो दरवाजे पे खड़ी है, स्वास्थ्य तो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो भैया समस्या कहां आ रही है? भाई मेरा दरवाजा ही खुला नहीं है। समस्या तो यह है कि दरवाजा ही खुला नहीं है। दरवाजा मैंने खुद बंद कर रखा है, जिसे कहते हैं स्वयं। कुंडी खोल दो दरवाजे की, स्वयं से मुक्ति हो जाएगी। जो मेरी ओपिनियन है चीजों के बारे में, जो राय है, बस वो बदलनी है। क्या इससे जादू हो जाएगा? गारंटी है? क्या इस बात की गारंटी है कि नहीं होगा? गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि आप ए में आकर सोबर हो जाओगे, पर ऐसे हजारों लोग हैं, आप भी हो उनमें से, मैं भी हूं। इस तरह के एग्जाम्पल है, सारे भाई हैं यहाँ पे, इसीलिए बैठे हुए हैं। आज हमें शराब से डर कोई है अधिकतर को, पर बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल है कि देखो एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हुआ है। जूस पी के तो कोई नहीं आया यहाँ पे, या जूस पीने के कारण कोई नहीं आया, है ना। तो स्वयं से मुक्ति के लिए एक तो ओपिनियन बदल लिया भाई, और दूसरा जो जो पानी का जो टैप आ रहा है ना, अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम का भी एक टैप आ रहा है ना, उसे खोलना है। जितना है उतना एक्नॉलेज करना है, थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेज करना है, थोड़ा थोड़ा, जो भी चीज चाहिए, जहां से भी चाहिए। और जब एक्नॉलेज करने लगोगे तो वो जो पानी जो टैप है ना, वो खुलना चालू होगा, तो उसमें से आना चालू हो जाएगा। समस्या इसलिए नहीं है कि बाहर वाटर सप्लाई में पानी नहीं है, मेरा टैप ही बंद है भाई, और टैप खोल के मुझे स्वयं से मुक्ति पानी है। मेरी जो खुद की लिमिटेशन है ना, उससे मुक्ति पानी है। जैसे ही टैप खोलूंगा कट आ जाएगा। तो जीवन बेकार नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो सारी समस्याएं हमसे कई गुना रही है और कई गुना अच्छा जीवन जी रहे हैं। बस उनके टैप खुले हुए हैं, टंकियां खुली हुई हैं उनकी, है ना। गरीबी, जिसे गरीबी कहते हैं ना, गरीबी कोई स्थिति नहीं है, गरीबी एक मनोदशा है। यहाँ पे मुझे पता है सब लोग राजस्थान से हिंदी अच्छी तरह समझते हैं। तो गरीबी, पॉवर्टी इज नॉट अ कंडीशन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। भाई हम ही लोग तो जो थे ना, वी वर सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म वन डे, मतलब ड्रिंक कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा ड्रिंक से छुटकारा मिल गया, पर इतने सालों से, दिनों से, घंटों से, मिनटों से जो सोबर हैं, ये भी तो रियलिटी है। शराब मेरी रियलिटी थी, लेकिन आज सोबराइटी भी तो रियलिटी है ना। तो वो कोई पत्थर की बनी चीज कोई थी? सोबराइटी या अल्कोहलिज्म दोनों पत्थर की बनी चीज कोई है? दशा है। पहले उस दशा में जी रहे थे, वन डे एट ए टाइम पी रहे थे, आज वन डे एट ए टाइम सोबर है ना। तो मेरे को क्या लगता है कि मेरे जीवन का जो रास्ता है ना, पत्थर का बना रास्ता है, उससे बाहर कूदा ही नहीं जा सकता। मैं जब ए में आता हूं तो मुझे इस बात का इस बात की अनुभूति होती है, मुझे इस बात को रियलाइज होता है, मुझे ये बात रियलाइज होती है कि मेरे जीवन का रास्ता मेरी चेतना में है। जैसा मुझे लगता है कि जीवन होगा,
वैसा ही होता है। जैसा मुझे लगता है कि जीवन हो रहा है वैसा ही है। सोब्राइटी में जिसको लग रहा है बड़ी हैप्पी जॉय से बढ़िया जिंदगी है भैया सोब्राइटी में, उसकी होती है दोस्त। उसका तो टैप खुला हुआ है, पानी तो आना ही है। उसे कौन रोक सकता है? टैप खुला हुआ है, किसी का दम नहीं कि रोक ले। और ये जो सप्लाई भेजने वाला है ना, बहुत से लोगों को लगता होगा मेरी कंपनी से मुझे निकाल देंगे तो क्या होगा। भैया तुम्हारी जो देख रेख है ना, वो ऊपर वाला कर रहा है, स्रोत। चाहे वो नौकरी के द्वारा तुम्हारे पास पैसा आए, या धंधे के द्वारा आए, या कोई लॉटरी खुल जाए, या कोई दूर का रिश्तेदार तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी छोड़ जाए, कुछ भी हो, स्रोत ने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बच्चे को मिलना है तो मिलेगा। और स्रोत ने उस दिन डिसाइड किया था कि आपको सब चीज मिलेगी जिस दिन आप पैदा हुए थे। भाई आप अपने बच्चे को रेस्टोरेंट लेके जाओगे तो जेब में पैसे डाल के ले जाओगे, बच्चा बर्गर मांगेगा या आइसक्रीम मांगेगा, इंतजाम करके ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ले गए बेचारे को भूखा बिठा दिया वहां पे मुंह देखते हुए दूसरों का, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाले ना। तो ऊपर वाले ने जिस दिन पैदा करा है ना, उस दिन सारी की सारी चीजें क्या क्या मांगूंगा मैं जॉय मांगूंगा, प्रेम मांगूंगा, हेल्थ मांगूंगा, पैसे मांगूंगा, अच्छा घर मांगूंगा, अच्छी सोब्राइटी मांगूंगा, उस सब का। भाई मैं, राजेश और जो भी हमारे भाई लोग नरेन वगैरह जुड़े हुए हैं, उन्हें पता था ऊपर वाले को कि एक दिन आके आदमी सोब्राइटी मांगेगा, इसीलिए ए का इंतजाम पहले ही कर रखा है। भाई मुझे तो देखिए, काम तो बहुत किया नरेन भाई, राजेश भाई ने ए के लिए, पर मैं बताता हूँ कि जिस दिन ये आए थे तो ए बना बनाया रखा था, है ना। अब विवाह जिस दिन हमने किया तो भैया वो लड़की बनी बनाई रखी थी। हमने बनाया क्या है यार, ये तो घमंड है हमारा, हमने पा लिया। भैया हमने केवल अपने दरवाजे खोलने के सिवा कुछ नहीं किया, और हमें अपने दरवाजे खोलने के सिवा कुछ और करना नहीं है। सब आडंबर है, मैं ये करके ये पा लेता हूं, नहीं, बस दरवाजा खोल आ जाता है अंदर। ये फिर ग्रेटफुल होने वाली बात है कि मान लेना कि भैया सप्लाई तो पहले से आ रही थी, दरवाजा मैंने अभी खोला है, टैप मैंने अभी खोला है। तो ये जो जिंदगी में जो मैं बॉन्डेज ऑफ सेल्फ कह रहा हूँ ना, मतलब मैं मोटे तौर पे ये कह रहा हूँ, घर में ना टंकियां जो लगी हुई है ना, बस वही बंद है सप्लाई की। पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, सप्लाई रोज आ रही है। तो ये टंकियां खोलनी है। तो दोस्तों, अब मैं दूसरे भाइयों को भी बोलने का मौका दूंगा, मुझे पता है कि लगभग 30 मिनट के आसपास मुझे बोलना था। तो मैं यहाँ पे अपनी शेयरिंग फिनिश करूंगा। आप लोगों के क्वेश्चन है तो मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जयपुर वैसे भी मेरा एक फेवरेट सिटी है, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा जुड़ी हुई है राजस्थान से। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को मौका दूंगा शेयर करने का। कोई क्वेश्चन हो किसी भाई का तो पूछ लो, पूछ लें। धन्यवाद दोस्तों।